सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं। माई सेल्फ रंजना, आई एम योर साइंस फैकल्टी। और जैसा कि आपको पता है कि हमने मतलब एक रिवीजन सीरीज जो है वो लॉन्च करा है आपके लिए, जिसमें हम आज लाइफ प्रोसेस का सेकंड टॉपिक रेस्पिरेशन पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों, आपके लिए हमने माइंड मैप भी इसके साथ अटैच कर रखा है, जिसके लिंक आपके कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं, आपके ऐप पर हैं। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज योर माइंड मैप। देन स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो रेस्पिरेशन होता है, इसको अगर हम न्यूट्रिशन से, अगर हम बच्चों रेस्पिरेशन को अगर न्यूट्रिशन से कनेक्ट करेंगे, अगर रेस्पिरेशन को न्यूट्रिशन से हम कनेक्ट करेंगे, देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था बच्चों? लास्ट क्लास में हमने न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा था। तो न्यूट्रिशन में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने न्यूट्रिशन में आपको ये बोला था कि उसमें क्या होता है, उसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। किसमें? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, वो टूटते हैं सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म में। ये हमने न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा था। अब उसके बाद जब हमने लाइफ प्रोसेस में देखा था, तो लाइफ प्रोसेस हमने देखे थे, वेरियस टाइप्स के थे, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। देखो बच्चों, ये जो भी प्रोसेसिंग होती है लाइफ प्रोसेस, ये जो सारे के सारे लाइफ प्रोसेस जो है वो क्या होते हैं, ये लाइफ प्रोसेस जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। ओके, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। अब हमने डाइजेशन में ये देखा था कि उसमें ना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो थे वो सिंपल और ऑब्जर्वेबल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहे थे। वहां न्यूट्रिएंट्स टूट रहा था और वो किस में बन रहा था, वो आपका कन्वर्ट हो रहा था सिंपल और ऑब्जर्वेबल फॉर्म में। ठीक है, अब देखो उसमें क्या होता है फिर, जब वो ब्रेक डाउन होके सिंपल और ऑब्जर्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो वो ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी के वेरियस पार्ट्स में जाता है। क्योंकि आपको भी पता है हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। अब जब वो आपकी बॉडी में वो जाते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्टूडेंट, तो होता क्या है, वहां पे वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका जब ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जैसा कि आपको पता है रेस्पिरेशन जो होता है ये इसेंशियल होता है हमारे लाइफ के लिए। रेस्पिरेशन हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल क्यों है? क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जिस एनर्जी का यूज जो है आप अपने डेली के लाइफ बेसिस में करते हैं। आपको भी पता है कि अगर ये लाइफ प्रोसेसेस हमारे जीवन में ना हो तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म अलाइव नहीं रह सकता। क्योंकि आपको एनर्जी की नीड तो होती है, चाहे मैं इधर से उधर मूव करूं, मैं मेरे हाथ ऊपर करूं, या फिर मुझे बोलने में, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, कोई भी काम करना हो, तो उसमें एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, और वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है? वो एनर्जी हमें मिलती है रेस्पिरेशन से। ठीक है, देन रेस्पिरेशन जो है वो आपके लाइफ के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी टू कीप द ऑर्गेनिजम्स अलाइव। ये ऑर्गेनिजम्स को जीवित रखने में क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि एनर्जी की नीड है ना, आपको भी पता है हमें तो सारे काम में एनर्जी की नीड होती है, हमारे सेल्स को एनर्जी की नीड है। अब बच्चों, इस रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? तो सिंपल सा अगर हम समझेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब कहने का यह है कि जब एनर्जी रिलीज होती है, कैसे? फूड से। पर फूड कैसा? फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। देखो स्टूडेंट, होता क्या है, जब
क्या होगा, उसके ब्रेकडाउन के थ्रू जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है, जिनका कन्वर्जन सिंपल सब्सटेंस में हुआ था, तो उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी रिलीज होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। अब देखो, अब होता क्या है कि रेस्पिरेशन किस तरह का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, हमने पढ़ा था ना मेटाबॉलिज्म, याद होगा आपको, हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा था। मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको क्या बताया था, मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म जो होता है इट इज ऑफ टू टाइप्स, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। ओके, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। याद होगा आपको, एना और कैटा। तो रेस्पिरेशन किस तरह का है, रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैटा मैंने आपको बताया था ना कि याद रखने के क्या ट्रिक होते हैं। कैटा मतलब काटना, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन मतलब इसमें क्या होता है, ये ब्रेकडाउन वाला प्रोसेस है। ब्रेकडाउन वाले प्रोसेस का क्या मतलब होता है, देखो इसमें क्या होगा, इसमें केमिकल रिएक्शंस जो होंगे, क्योंकि जब हमने एनाबॉलिक प्रोसेस देखा था, तो एनाबॉलिक में हमने क्या देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स जो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, वो मिलके आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। दैट इज द एनाबॉलिक, जो हमने फोटोसिंथेसिस में देखा था। कैटा मतलब क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी, इस रेस्पिरेशन की बात हम करते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। देखो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन जो है वो सिंपलर मॉलिक्यूल में हो रहा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो टूट रहा है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। बात करेंगे अगर हम इसकी, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, कैटाबॉलिज्म। चूंकि रेस्पिरेशन जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस है, तो उसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। आया ये आपको समझ में आया? आप इसे अपने पिछली क्लासेस से लिंक कीजिए, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझाया था। हेलो सुनंदा, हेलो श्वेता, रिद्धि सिद्धि, आप सबको भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, कभी कभी जब मैं उनसे पूछती हूं कि ये आप मुझे डिफाइन करो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, तो बहुत बार वो मुझे क्या कहते हैं कि मैम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन तो एक ही होता है। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन में मतलब CO2 को हम रिलीज कर रहे हैं और ऑक्सीजन को ले रहे हैं, दिस इज द रेस्पिरेशन। नहीं स्टूडेंट, ये गलत है। देखो ब्रीदिंग क्या होता है, द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऑक्सीजन को आप ले रहे हो और CO2 को क्या कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो। देखो यहां पे क्या कर रहे हैं हम ऑक्सीजन को इन कर रहे हैं और CO2 को रिलीज कर रहे हैं। देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। मतलब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन आर द डिफरेंट थिंग्स। अगर हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो होते हैं वो डिफरेंट थिंग्स होते हैं। यस, ये बात है, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का पार्ट होता है, लेकिन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो होते हैं वो दोनों ही डिफरेंट थिंग्स होते हैं। आगे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंस क्या होगा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, आप बता सकते हो? चलो मैं आपको बताऊंगी। ये सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट की रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। देखो हम शुरू से ही हम इस क्लास में पढ़ते आ रहे हैं ना कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ब्रेक डाउन हो रहा है। मोस्ट कॉमन अगर हम बात करते हैं किसकी, तो ग्लूकोज की, ठीक है। देखो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका यूज हम रेस्पिरेशन में करते हैं एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है।
देखो, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट्स जो जिनका यूज्ड अप होता है रेस्पिरेशन में एनर्जी के लिए। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं स्टूडेंट वो ग्लूकोज होता है। लेकिन अगर हम ऐसे भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो यहां पर वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन, फैट्स। लेकिन अगर मोस्ट कॉमन की बात करेंगे तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, उसमें क्या, ग्लूकोज। ओके, चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले कि मैंने आपसे पूछा था ना कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो देखो स्टूडेंट, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है एयर को मतलब CO2 रिच एयर, CO2 रिच एयर, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। मतलब ऑक्सीजन रिच एयर को इन करना और CO2 रिच एयर को आउट करना, एग्जिट करना, इसे हम कहेंगे ब्रीदिंग। क्या मैंने रेस्पिरेशन में आपको ये डेफिनेशन बताया? आप याद करो, जब से ये क्लास स्टार्ट हुई है क्या मैंने आपको ये कहा है कि बच्चों रेस्पिरेशन का तो डेफिनेशन ये है? मैं आपको शुरू से बताते आ रही हूं स्टूडेंट कि रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट होता है कि जो ब्रीदिंग होती है, ये ब्रीदिंग प्रोसेसिंग जो होती है ये लंग्स में होती है, ओके। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो आपके बॉडी के एक एक सेल में होता है। योर बॉडी कंटेन्स ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ओके। योर बॉडी कंटेन्स ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। ये तो आपको पता है हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। जब हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है तो हमारी बॉडी में भी उस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को भी तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए कि नहीं? उसको भी तो अपने प्रोसेसिंग, अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो लंग्स में चलता है। और अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, देन इट टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड डिफरेंस। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग जो होता है वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है, लेकिन इसे हम केमिकल प्रोसेस कह रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करती हूं मैं आप लोगों से, व्हाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड केमिकल प्रोसेस? कम ऑन, जल्दी आप अपने जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। चलो मैं बताती हूं स्टूडेंट, हम रेस्पिरेशन को केमिकल प्रोसेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शंस चलते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है ना, मतलब ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या होता है, चूंकि बहुत सारे इसमें मतलब ये क्या होते हैं, ये एक केमिकल प्रोसेस है, तो इसमें अगर ब्रेकडाउन हो रहा है मतलब केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है जिसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शंस हैं। तो इस तरह से इसे हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी हमें हमेशा किस में मिलेगी, रेस्पिरेशन में। और किस फॉर्म में रिलीज होती है, ATP, दैट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये तो थे डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के टाइप्स कितने होते हैं। रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एरोबिक, सेकेंड वन इज एनएरोबिक। अब इसका क्या मतलब है एरोबिक और अनएरोबिक का? देखिए, सबसे पहले जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाए,
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज देखो स्टूडेंट, जब ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक ऐसे याद रखना कि अच्छा मैम ने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाया था, मतलब यहाँ पे तो क्या है कि मैम मॉलिक्यूलर O2 कह रही है, मतलब ये याद रखने के ट्रिक्स होते हैं, है ना। मतलब ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन दिस इज टर्म्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन स्टूडेंट। तो अनएरोबिक क्या है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, जब ग्लूकोज पार्शियल ब्रेक डाउन होगा जब ग्लूकोज का, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब आते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन में। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, मतलब सेल में क्या चल रहा है, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ O2, तो इसे हम कह रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेक डाउन हुआ तो इसके तो कुछ एंड प्रोडक्ट्स भी होंगे। एंड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं CO2, वाटर एंड एनर्जी 38। सोचो एनर्जी कितनी ज्यादा रिलीज हो रही है, दैट इज द 38 अमाउंट ऑफ ATP। आपको समझ में आया? दैट इज द 38 अमाउंट। अब अगर जब हम बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो देखो अनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी में डिफरेंसेस होते हैं। पहले आप इस रिएक्शन को देखिए, ये जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है स्टूडेंट C6H12O6। इसमें क्या होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाते हैं वो? पाइरुविक एसिड, जिसे हम पाइरुवेट कहते हैं। देखो ग्लूकोज के ब्रेक डाउन को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको वर्ड स्टैंड फॉर ग्लूकोज एंड लाइसिस वर्ड स्टैंड फॉर ब्रेक डाउन, ठीक है। ग्लाइको वर्ड स्टैंड फॉर ग्लूकोज एंड लाइसिस वर्ड स्टैंड फॉर ब्रेक डाउन। मतलब जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ये आपके सेल के कहां पर चलता है? कोई ना कोई इसके साइड जरूर होगी स्टूडेंट, तो ये आपके चलता है साइटोप्लाज्म में। सेल में होते हैं साइटोप्लाज्म, तो वहां पर क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। वो किस में कन्वर्ट होता है? पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट भी इसे कह सकते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? When we are talking about aerobic respiration, जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा। कंप्लीटली तो वो किस में टूटेगा? पाइरुवेट। इसके बाद पाइरुवेट का कन्वर्जन किस में होगा? इन प्रेजेंस ऑफ O2। चूंकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और अगेन देखिए कितना एनर्जी रिलीज हुआ, दैट इज द 38 अमाउंट ऑफ ATP। देखो स्टूडेंट, यहां आपको ध्यान रखने की क्या बात है, अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो यस ग्लाइकोलिसिस तो कॉमन है, एरोबिक में भी अनएरोबिक में भी, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो होगा, चाहे ग्लाइकोलिसिस में हो, सॉरी चाहे एरोबिक में हो या अनएरोबिक में, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो हो रहा है। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। लेकिन स्टूडेंट उसके बाद पाइरुवेट का भी फेट होता है, एक भविष्य, कि वो किसको, उसको उसके बाद मतलब उसको ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पाइरुवेट का फेट। अब देखो अगर एरोबिक की बात की हमने तो
ये तो O2 के प्रेजेंस में। अब ये पायरुविक एसिड जो है स्टूडेंट, पायरुवेट आपके माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है स्टूडेंट? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, देन उसके बाद कंप्लीट किसमें ये कन्वर्ट होंगे? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा? 38 अमाउंट ऑफ एटीपी। ठीक है। अब अगर हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। इट इज पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड विदाउट यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, बिना किसी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के, मतलब उसके एब्सेंस में चल रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अगर हम बात करेंगे तो इसमें तो आप तो एकदम रट जाओ। मैम जितनी बार भी कह रही हैं, मैम बार बार बता रही हैं, कह भी रहे होगे ना मैम ने तो कितनी बार बता दिया एरोबिक एनारोबिक। पर स्टूडेंट ये आपके एग्जाम में भी आता है। अगर हम बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक में डिफरेंसेस। तो वही सेम चीज कि इस तरह के रेस्पिरेशन में क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है फूड का। ओके, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज का। अब अगर हम इसके रिएक्शन को देखेंगे तो रिएक्शन में हमें क्या दिखेगा? एनर्जी बहुत ही कम अमाउंट में मिलती है। अब स्टूडेंट जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज एल्कोहलिक, सेकेंड वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अच्छा, आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि अभी तो हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे, तो यहां पे हमने फर्मेंटेशन टर्म को क्यों यूज किया है? देखो मैं बताती हूं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देखो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का क्या मतलब होगा? जब शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में होता है। ठीक है, when sugar, simple sugar is converted into alcohol, then this is called alcoholic fermentation. ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं। It is a kind of anaerobic respiration in which partial breakdown of glucose, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि partial breakdown होगा ग्लूकोज का। उसमें क्या होगा? वो किस में कन्वर्ट होगा? अगर हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो वो कन्वर्ट होगा इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, देखो कन्वर्ट किस में हुआ? इथाइल अल्कोहल, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां रिलीज होगा, और एनर्जी, ये देखा आपने एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? ओनली 2 एटीपी, ओनली 2 एटीपी। और एरोबिक में हमने क्या देखा था? एरोबिक में हमने ये देखा था कि वहां पर एनर्जी कितनी रिलीज हो रही थी? 38। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं स्टूडेंट, तो इससे हमें डिफरेंसेस पता चल रहा है ना कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं एरोबिक और अनएरोबिक में। अब देखो अगर हम इसके रिएक्शन की बात करते हैं, देखिए ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ किसमें? पायरुविक एसिड में, जिसे हमने पायरुवेट भी कहा था। अब क्या होता है? इन एब्सेंस ऑफ O2, चूंकि हमने किसकी बात की है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में किसमें कन्वर्ट हुआ? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। लेकिन अब देखो ये ग्लाइकोलिसिस तो चला था साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब स्टूडेंट होता क्या है? ये जो पायरुविक एसिड होते हैं, वहां हमने देखा था ना एरोबिक रेस्पिरेशन में, वहां हमने क्या देखा था कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसीड कर गया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में यहां क्या होता है? देखिए
साइटोप्लाज्म में चलता है ग्लाइकोलिसिस विच इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक। ओके, अब क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये जो पाइरुवेट होता है बाय अदर मैकेनिज्म, मतलब किसी अनदर मैकेनिज्म के थ्रू वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो इथाइल एल्कोहल में बदल जाता है। तो इस वजह से इस प्रोसेस को हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। और यहां पर स्टूडेंट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है, ओनली 2 अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहां आपको एक डिफरेंस भी पता चलनी चाहिए कि मैम ने वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बताया था, वहां पर H2O भी रिलीज हो रहा था, यहां पर H2O रिलीज नहीं हो रहा है। यहां क्या बन रहा है, पाइरुवेट। पाइरुवेट की अब फेट देखते हैं, उसका भविष्य क्या है। अब यहां पाइरुवेट का कन्वर्जन हो गया किसमें, इथाइल एल्कोहल में। इसके साथ ही और उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं स्टूडेंट, और उसके एंड प्रोडक्ट बन रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी 2 ATP विच इज मच लेस देन एरोबिक रेस्पिरेशन। वहां पे हमने कितना देखा था, 38 अमाउंट ऑफ ATP। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हम बात कर रहे हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, जिससे ये किसमें चलता है, अगर कभी मतलब बात आ जाती है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसमें होता है, तो ये तो यीस्ट में होता है, खमीर में। ओके, अब कभी आपको ये पता चलता है कि क्या हमारे अंदर, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, ठीक है, वी ऑल आर ह्यूमन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, क्या ह्यूमन में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा? एक बार आप जरा मुझे बताइए सोच के कि क्या ह्यूमन में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है? देखो स्टूडेंट, ह्यूमन में भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो कहां पर होता है, वो हमारे मसल सेल्स में होता है। देखो, मसल सेल्स में क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, ओके, बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज, तो उस समय हमारी बॉडी में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। अब वो देखिए कैसे, ह्यूमन मसल सेल्स मेक ATP by lactic acid fermentation when oxygen is scarce। ठीक है, दिस occurs at the time of vigorous exercise। मैंने आपको बताया ना कि जब हम बहुत विग्रस, बहुत हाई एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट, तो उस समय क्या होता है, हमारी मसल्स को, आपके जो मसल्स होंगे स्टूडेंट, मसल सेल्स को ऑक्सीजन की नीड ज्यादा है, मतलब मसल्स नीड्स ऑक्सीजन मच। ठीक है, मतलब मसल सेल्स को ऑक्सीजन की नीड बहुत ज्यादा है, लेकिन हो क्या रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है। ऑक्सीजन जो है स्टूडेंट, वहां पे उसकी सप्लाई काफी कम है। तो यहां हम एक टर्म यूज करेंगे, ड्यू टू लैक ऑफ O2। क्या रीजन है कि मसल सेल्स जो है स्विच करते हैं एरोबिक से अनएरोबिक में। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जब, क्योंकि मसल सेल्स को ऑक्सीजन की नीड बहुत ही ज्यादा है, लेकिन उसको ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बहुत कम हो रही है, मतलब ऑक्सीजन उस तक नहीं पहुंच पा रहा है जिस अमाउंट में उसे चाहिए। देन ड्यू टू लैक ऑफ O2 मसल सेल्स क्या करते हैं, मसल्स जो है वो स्विच कर लेते हैं एरोबिक से फर्मेंटेशन में, दैट इज द अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, और वो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, लैक्टिक एसिड बनता है। और जब ये लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है हमारे मसल सेल्स में, तो जिससे हमें क्रैम्प्स आते हैं, हमें खिंचाव आता है और हमारे मसल्स जो है वो काफी थकान फील करते हैं। अगर हम इसके रिएक्शंस की बात करेंगे तो देखो, ये तो आप रट जाओ कि ग्लाइकोलिसिस, मैंने आपको क्या बताया था, ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन इन बोथ, दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जब ग्लूकोज इसमें कहा, ग्लूकोज की अगर हम देखेंगे तो ग्लूकोज तो पायरुविक एसिड में ही टूटेगा, यहां पर भी क्या हो रहा है, ग्लूकोज तो पायरुविक एसिड में ही कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद ड्यू टू लैक ऑफ O2, ऑक्सीजन के कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये पाइरुवेट जो होते हैं
ये किस में बदल जाते हैं? लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहां एनर्जी कितनी मिल रही है? ओनली 2 अमाउंट ऑफ एटीपी। ये भी देखिए, सिर्फ 2 अमाउंट एटीपी हमें जो है वो मिल रहा है। अब यहां पर आपने अगर एंड प्रोडक्ट्स पे फोकस किया होगा तो आपने देखा होगा कि यहां सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड मिल रहा है, ओनली लैक्टिक एसिड, नो CO2 एंड नो H2O। एंड प्रोडक्ट्स में ना तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है स्टूडेंट और ना ही वाटर। तो अगर एंड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, अगर हम कंपैरिजन करेंगे एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, तो ये भी आपका एक डिफरेंस होगा। ओके, अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। मैं आपको शुरू से ही बताते आ रही हूं। देखिए, O2 की रिक्वायरमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एरोबिक में अनएरोबिक में क्या O2 की रिक्वायरमेंट थी? नहीं थी ना। तो O2 रिक्वायर्ड ओनली इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम अनएरोबिक की बात करेंगे तो ये तो अनएरोबिक ही है, यहां तो ऑक्सीजन की कोई नीड ही नहीं है ना। अब देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपको बताया था कि ये कहां कहां होता है, ये प्रोसेसिंग कहां कहां चलती है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो है, ये प्रोसेसिंग जो है वो कहां चलती है स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और यहां पर अनएरोबिक रेस्पिरेशन की, चाहे हमने मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड की बात की हो या फिर हमने यीस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करी हो, हमने वहां पर साइट क्या दिखाया था? कह सकते हैं ना कि साइट कौन सी है, वो कौन सी जगह है जहां पर ये प्रोसेसिंग होगी? तो ओनली साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होगी। अच्छा, ये बताइए स्टूडेंट, ब्रेकडाउन याद होगा आपको, मैम तो शुरू से बताते आ रही हैं। इसमें क्या था? कंप्लीट ब्रेकडाउन होता था ग्लूकोज का। इसमें क्या है? इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। इनकम्प्लीट मतलब पार्शियल ब्रेकडाउन, आंशिक रूप से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। दिस इज द योर क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम। बोर्ड में ये काफी बार, ये बहुत बार वो इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हैं। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं एंड प्रोडक्ट्स की। देखो, एंड प्रोडक्ट्स अभी अभी मैंने आपको बताया था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों किसके एंड प्रोडक्ट हैं? अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन की। अनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम एंड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो क्या होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सिर्फ और सिर्फ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमें मिला था। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, यीस्ट में जो चलेंगे वहां पर एंड प्रोडक्ट तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। लेकिन अगर हम मसल सेल्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मसल सेल्स में कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। देन एंड प्रोडक्ट्स आर CO2, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, देन 38 अमाउंट ऑफ एटीपी रिलीज होता है। यहां कितने अमाउंट रिलीज होते हैं? ओनली 2। देख रहे हो आप, मच कितना कम है। अगर हम इसकी बात करेंगे, ओनली 2 अमाउंट। अच्छा स्टूडेंट, हम कब से एटीपी की बात किए जा रहे हैं? एटीपी है क्या? एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब स्टूडेंट देखिए, ये जो एक फ्लो चार्ट है आपका, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। देखो, ये जो है, ये एग्जाम में भी पूछते हैं कि वो कौन कौन से पाथवे हैं ग्लूकोज के वो मतलब उन पाथवे को आप डिस्क्राइब कीजिए जिससे उसका ब्रेकडाउन होता है और वो किन किन मतलब सबस्ट्रेट में वो टूटता है। देखो, ग्लूकोज मैंने आपको जैसे कि फॉर्मूला बताया था, C6H12O6, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में चलेगा। किसमें टूटा? वो पाइरुवेट, जिसे हम पाइरुविक एसिड कह रहे हैं। अब देखो, ये आप फ्लो चार्ट देख रहे हो, इससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम यीस्ट की बात कर रहे हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो क्या बनाता है वो? इथेनॉल।
C2H5OH, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल बनाएगा वो, ठीक है। इथेनॉल दैट इज द इथाइल एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड वहां रिलीज होगा और एनर्जी कितनी रिलीज होगी, ओनली 2। अब स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो जैसा कि आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पाइरूवेट में, तो ये पाइरूवेट जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसीड कर जाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेसिंग जो है ये तो साइटोप्लाज्म में चल रही थी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल का ऑर्गेनेल होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो वहां पर क्या होता है, यहां हम अब एरोबिक रेस्पिरेशन की इसने बात की, पाइरूवेट, अगर पाइरूवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में, तो किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब आप एक बात ध्यान में रखिएगा, एंड प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है हमें। यहां हमें क्या मिलता है, वाटर, कितना मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, क्योंकि यहां कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। अब हम बात करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कमी की वजह से, तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड, और यहां ना तो कार्बन डाइऑक्साइड, नो कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर तो रिलीज नहीं होता, ठीक है, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ना ही वाटर, और एनर्जी का अमाउंट यहां कितना होता है, तो 2 अमाउंट ऑफ एटीपी। अच्छा, आप में से कोई ये बता सकता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो, एनर्जी कितनी रिलीज होती है, जल्दी बताइए। गुड, रुद्राक्ष एंड रिद्धि सिद्धि, सही जवाब दिया आपने, 2 अमाउंट ऑफ एटीपी। स्टूडेंट लगता है आज आप लोग न्यू ईयर मनाने में ज्यादा बिजी हो क्या, तो थोड़ी देर के लिए आप उन चीजों को सोचना बंद करें और यहां पर हम रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड देन सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल एंड देन सेलुलर। देखो, जब हम बात करेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, तो इसका क्या मतलब होगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई और उसके आसपास जो भी ब्लड कैपिलरीज होती है, ओके, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जब गैसियस एक्सचेंज होता है, किसके किसके बीच में, एल्वियोलाई और उसके जो चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरीज है उनके बीच में जब गैसियस एक्सचेंज होता है, तो इसे तो हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहा। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, इंटरनल मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू सेल्स एंड इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, मतलब टिश्यू। अब बच्चों, टिश्यू किससे मिलके बना होता है, ऑब्वियस सी बात है, टिश्यू आपके सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब गैसियस एक्सचेंज होता है टिश्यू सेल और उसके एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, मतलब सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल। और थर्ड वन इज सेलुलर। देखो, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, तो ये इससे हम किसमें कंसिडर करते हैं, तो ये है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये कहां चलेगा, विद इन दी सेल, ओके। अब हम बात करते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। देखो, जैसा हम में रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब जब हम शुरू से हम यही चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं, क्या आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि अगर हम जब बात करते हैं प्लांट्स की, तो क्या प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, यस, प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, लेकिन बहुत बार जैसे मुझसे कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं, मैम प्लांट्स में तो रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ना लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। मतलब कुछ
कुछ बच्चे जो होते हैं, अगर हम बात करेंगे तो 30% बच्चों को ये कंफ्यूजन है, बाकी के 70% यस आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा। चलिए एक बार हम वापस से देखते हैं। देखो स्टूडेंट, होता क्या है, अगर हम गैसियस एक्सचेंज की बात करेंगे प्लांट्स में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो किसके किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू, लेंटिसेल्स के थ्रू और रूट हेयर्स के थ्रू। ठीक है, अब हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, याद होगा आपको, मैम ने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था। फोटोसिंथेसिस, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स अपना फूड स्वयं बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो इससे बस यही एक कंफ्यूजन है जिससे आप लोग ये कहते हो कि प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है लेकिन वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नहीं, दिस इज द कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट, ये कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि प्लांट्स में साथ साथ आपके रेस्पिरेशन भी चल रहा है और फोटोसिंथेसिस भी, मतलब दोनों प्रोसेस आपके प्लांट में साथ साथ चल रहे हैं। कब? ड्यूरिंग डे टाइम। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में वो किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू जब होता है तो ऑक्सीजन जो है वो एंटर करता है स्टोमेटा में डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जब वो ऑक्सीजन की एंट्री हुई, डिफ्यूजन आपको पता होगा फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वो लिफ के अदर सेल्स में भी जाता है और ये जो उसके बीच के इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, लीफ देखो ये जो कह रहा है इंटरसेल्युलर स्पेस जो होंगे जो कि आपके पूरे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, सारे सेल्स जो है वो एयर के कांटेक्ट में होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, डिफ्यूजन का जो डिस्टेंस होता है सेल्स और एयर के बीच में वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। देखो the intercellular space which are present throughout the plant ensure that all cells are in contact with air। मतलब इंटरसेल्युलर स्पेस जो आपके पूरे प्लांट में है, इससे क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी सेल्स हैं उसके वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसकी वजह से जो डिफ्यूजन का डिस्टेंस है स्टूडेंट वो कम हो जाता है। अब उसके बाद ड्यूरिंग द डे टाइम, अब डे टाइम में जैसा कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो चल रहा है, ठीक है, तो CO2 जो जनरेट होता है रेस्पिरेशन में, क्योंकि इस अर्थ पे कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है ही नहीं जो कि ऑक्सीजन को रिलीज करेगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। मैंने रेस्पिरेशन की बात की, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन में अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, तो उसमें वो ऑक्सीजन इनटेक करेंगे और CO2 रिलीज करेंगे। ठीक है, मतलब जो कि हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो प्लांट्स में भी क्या होता है, अगर हम प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज की बात करते हैं, गैसियस एक्सचेंज, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं वापस से अपने स्टेटमेंट को रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने क्या कहा, गैसियस एक्सचेंज की अगर हम बात करेंगे तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करेंगे और CO2 को क्या करेंगे, CO2 को रिलीज करेंगे, CO2 रिलीज होगा। तो प्लांट्स में क्या होता है, चूंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, जब दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं तो डे टाइम में जो CO2, क्योंकि देखो रेस्पिरेशन के टाइम में क्या होगा, CO2 रिलीज होगा। अगर हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस, तो क्या आपको याद होगा ना, लास्ट क्लास में मैंने बात की थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो उसका एक रिक्वायरमेंट क्या था, CO2। CO2 इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन में प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में प्लांट्स CO2 को रिलीज किया। ऐसा समझो कि दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही है, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। तो उसमें क्या होता है, जब दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही होती है तो सपोज रेस्पिरेशन के टाइम में प्लांट्स ने CO2 को रिलीज कर लिया, एट द टाइम
उसी समय वो CO2 जो है वो यूज्ड अप हो जाता है, उस CO2 को यूज कर लिया जाता है। किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो उस समय क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेसिंग होती है तो ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो इस तरह से क्या होता है, नो CO2 रिलीज, इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। अब देखो, during the day CO2 generated during respiration is used for photosynthesis, hence there is no CO2 released, instead oxygen release in the atmosphere is the major event। डे के टाइम में जो CO2 का जनरेशन हुआ है रेस्पिरेशन में, क्योंकि अगर हम प्लांट्स में बात करते हैं तो 24 आवर्स रेस्पिरेशन जो है 24 आवर्स प्लांट्स में होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की तो ये सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में चलता है, ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। तो उस समय बस ये उसी टाइम की बात कर रहा है, CO2 का जनरेशन हुआ रेस्पिरेशन के टाइम में, तो वो यूज्ड अप किस में हो जाता है, वो यूज हो जाता है फोटोसिंथेसिस में। तो इस तरह से नो CO2 रिलीज, CO2 रिलीज नहीं होता क्योंकि वो तो यूज्ड अप हो गया है, तो वो यूज कहां से होगा। तो इस तरह से जो एक मेजर इवेंट जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होना। ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है क्योंकि उस समय क्या होता है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, और जो रेस्पिरेशन की रेट होती है ड्यूरिंग द डे कंपैरिजन टू फोटोसिंथेसिस काफी कम होती है। अब देखो नाइट के टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाता है और फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ड्यूरिंग द नाइट स्टोमेटा इज क्लोज्ड एंड फोटोसिंथेसिस डजंट अकर। अब देखो स्टोमेटा है बंद हो गया है, गैसियस एक्सचेंज उसी से हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस तो नहीं होता है उस समय, ठीक है। तो उस समय में क्या होता है, तब CO2 रिलीज होती है, मतलब एट द नाइट एट द नाइट ओनली रेस्पिरेशन प्रोसेसिंग जो है वो चलती है। नाइट के टाइम में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन चलेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस अर्थ पे कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो कि CO2 को इनटेक करता होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन रिलीज, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर हम बात करेंगे जब भी गैसियस एक्सचेंज की तो O2 को ही इनटेक करेंगे और CO2 को रिलीज करेंगे, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, नाइट के टाइम में सिर्फ और सिर्फ CO2 एलिमिनेट होता है। अब CO2 क्यों हो रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो चल नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या उस समय प्लांट्स में चलता है, रेस्पिरेशन। देन CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी। जो CO2 का एलिमिनेशन होता है वो क्या होता है, एक मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी होती है। और ये CO2 जो है वो यूज्ड अप नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में। कब, ड्यूरिंग नाइट, जब फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं चलता है। अब स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं जैसे कि गैसियस एक्सचेंज इन स्टोमेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स में रेस्पिरेशन जो है 24 घंटे चलते हैं और फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में चलते हैं। अब हम बात करेंगे जो एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, कब, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, वो क्या बनाती है, वो ATP ATP का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ ATP सिंथेसाइज होता है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP क्या है, ये आपकी एनर्जी करेंसी होती है, किसके लिए, आपके मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस के लिए करेंसी। ATP इज द एनर्जी करेंसी फॉर द सेल। देखो होता क्या है, ATP बनता कैसे है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जब हम उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब फॉस्फोराइलेशन होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो बदल जाते हैं ATP, दैट इज द ATP ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट में वो बदल जाते हैं।
दिस P स्टैंड फॉर फॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म यहां पर है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड ADP का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डबल बॉन्ड। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। देखो जैसे कि हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था, उसका एक पाथवे चल रहा था ना ह्यूमन में, कहां से स्टार्ट था, माउथ, बकल कैविटी। ठीक वैसे ही जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन की, तो देखो उसमें क्या होता है, उसका भी एक पाथवे है। पाथवे एक बार देख लेते हैं। दिस वन इज क्या, ऑक्सीजन की एंट्री, O2 रिच एयर की एंट्री, O2 रिच एयर की एंट्री हो रही है। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से कहां जाएगा, नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज से नेजल कैविटी, फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर सैक एंड देन ब्लड कैपिलरीज। देखो ये जैसा कि आप देख सकते हो, नेजल पैसेज, माउथ कैविटी, ठीक है। अब यहां हमने इसको डायग्राम में शो कर रखा है। उसके बाद फैरिंग्स, आपको याद होगा फैरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। आपका जो फैरिंग्स होता है, सपोज माई हैंड इज, दिस वन इज फैरिंग्स, ओके। तो फैरिंग्स में देखो फूड और एयर दोनों जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फूड का फेट क्या होगा, फूड अगर फैरिंग से क्रॉस किया तो वो किस में जाएगा, वो एसोफेगस में जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे एयर की, तो एयर की एंट्री कौन से में होनी है, एयर की एंट्री होनी है ट्रैकिया में। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं। देखिए फैरिंग्स, दिस वन इज लैरिंग्स, ब्रोंकाई, सबसे पहले ये ट्रैकिया, ट्रैकिया या आप देख सकते हो स्क्रीन पर ट्रैकिया। उसके बाद ट्रैकिया में का बाइफर्केशन हो गया, ट्रैकिया डिवाइड हो गया, क्या बनाया, ब्रोंकाई। लेफ्ट वाले को लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट वाले को राइट ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वियोलर सैक एंड दिस वन इज डायफ्रैगम। ओके स्टूडेंट, ये आप देख सकते हो ट्रैकिया में ढेर सारे रिंग बने हैं। हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि आखिर यहां जो लिखा हुआ रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। सबसे पहले नेजल कैविटी। देखो नेजल कैविटी जो होती है, ओके यहां देखिए नेजल कैविटी दैट इज द, अब देखो ये नेजल कैविटी जो होगी वो सेपरेटेड होगी आपके ओरल कैविटी से पैलेट के थ्रू, बाय मीन्स ऑफ हार्ड एंड बोनी पैलेट के थ्रू। ये क्या होती है, ये सेपरेट होती है, अलग होती है। इसमें क्या होते हैं, हेयर एंड म्यूकस, इसमें हेयर और म्यूकस होते हैं। कभी सोचा है कि इसमें हेयर और म्यूकस है तो उसका क्या रोल है। देखिए हेयर और म्यूकस क्या करते हैं, ये एयर जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एयर की एंट्री होती है वो फिल्टर्ड हो जाते हैं हेयर्स के थ्रू। The air is first of all is filtered through the hair present in passage which is also helped by mucus। जो एयर की एंट्री हो रही है वो फिल्टर्ड हो जाता है किसके थ्रू, हेयर और म्यूकस के थ्रू। म्यूकस जो होता है ट्रैप कर लेता है जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं जिनकी एंट्री हुई है हमारी बॉडी में उसको। अब हम बात करते हैं फैरिंग्स की। फैरिंग्स आपको याद होगा, फैरिंग्स इज द कॉमन पार्ट बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। फैरिंग्स क्या होता है, फैरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है किसके किसके बीच में, आपके एलिमेंट्री कैनाल और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच में। ओके लैरिंग्स क्या होता है, देखो लैरिंग्स जो है वो इनलार्ज पार्ट है ट्रैकिया का, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसको हम वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं, जस्ट इमेजिन, जल्दी आंसर करो आप, वॉइस बॉक्स क्यों कह रहे हैं। देखो लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स क्यों कह रहे हैं, यहां साउंड का प्रोडक्शन होता है, साउंड का। यहां साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, दिस इज द रीजन लैरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। अब ये बात होती है कि लैरिंग्स में साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसका ये रीजन है कि यहां पर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं।
लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से लैरिंग्स में क्या होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है, इस वजह से इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। देखो लैरिंग्स जो है वो मेल में क्या होता है, पुबर्टी के एज में, पुबर्टी के एज में क्या होता है, लैरिंग्स जो होते हैं मेल में, ओनली मेल, वो प्रोट्रूडिंग हो जाते हैं, इनलार्ज हो जाते हैं, प्रोट्रूडिंग आउट हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल कहते हैं। स्टूडेंट इसमें क्या होता है, लैरिंग्स जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, कब, एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, पुबर्टी के टाइम में, किस में, मेल में, तो इस वजह से उनका जो लैरिंग्स होता है वो क्या होता है, थोड़ा इनलार्ज हो जाता है, तो उनका जो साउंड का पिच होता है वो लो होता है कंपैरिजन टू फीमेल, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। लेकिन किस में कहते हैं इसे एडम्स एप्पल, ओनली इन मेल। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि एडम्स एप्पल टर्म जो है वो कभी भी हम फीमेल के लिए यूज नहीं करते, वो एडम्स एप्पल जो है वो हम हमेशा मेल के लिए यूज करते हैं। किस पार्ट के लिए, किस ऑर्गन के लिए, दैट इज द लैरिंग्स। ओके, अब देखो अगर हम लैरिंग से बात करते हैं उसके बाद हम आते हैं ट्रैकिया पर। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया देख सकते हो आप, दिस वन इज ट्रैकिया। ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होते हैं, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। ट्रैकिया को हम और क्या कहते हैं, ट्रैकिया को हम विंड पाइप कह रहे हैं। जैसे एसोफेगस को हमने कहा था ना फूड पाइप, वैसे ही ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया को हमने विंड पाइप कहा। ओके, अब देखो स्टूडेंट, यहां आप देख रहे हो ना ट्रैकिया को, अगर हम यहाँ पे ऐसे दिखाएं, मैं आपको रफली, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप मेरे ड्राइंग पे ना जाए, ये मैं आप लोगों के लिए बहुत रफली ड्रॉ कर रही हूं। देखो ये क्या है, ये सी शेप्ड रिंग्स होते हैं। कभी सोचा है कि ट्रैकिया में सी शेप्ड रिंग का क्या मतलब, क्या इसका क्या रोल क्या है? देखो ट्रैकिया में ये जो रिंग्स होते हैं वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, इसके वॉल जो है वो सपोर्टेड है किससे, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग से। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये रिंग जो है जब कभी एयर एब्सेंट हो या फिर एयर का अमाउंट बहुत कम हो तो आपस में कोलैप्स ना कर जाए, ये दोनों आपस में कोलैप्स ना कर जाए, आपस में टकरा ना जाए, इसलिए ये रिंग इनको मजबूती से पकड़े रहता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसका, ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग का। समझ में आया आप लोगों को? अब देखो ब्रोंकाई। अब स्टूडेंट यहां पर बात करते हैं ब्रोंकाई। देखो ये ट्रैकिया हुआ, ट्रैकिया क्या हो रहा है, बाइफरकेट। ट्रैकिया जो है वो अब डिवाइड हो रहा है, किसमें, ट्रैकिया का डिवीजन किसमें हुआ, ब्रोंकाई। राइट वाले, अगर राइट वाले साइड में हुआ तो राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट वाले में हुआ तो लेफ्ट ब्रोंकाई। ट्रैकिया बाइफरकेट हो गया, ट्रैकिया बाइफरकेट किसमें, ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई किसमें होगा, अब ब्रोंकाई की बात करेंगे तो वो ब्रोंक्यूल्स में होते हैं। ब्रोंकाई जो होते हैं स्टूडेंट वो ब्रोंक्यूल्स में होते हैं। ओके, अब ब्रोंक्यूल्स का कन्वर्जन किसमें होता है, ब्रोंक्यूल्स जो है उनमें बहुत एंडिंग किसमें होती है, एल्वियोलाई में। अच्छा ऐसे समझो आप, देखो कोई मान लो ब्रांच है, ठीक है, मान लो सपोज एक ब्रांच है किसी पेड़ की, अगर हम एक शाखा को लेंगे, एक ब्रांच को, उसमें से बहुत सारे शाखा निकली होती है, बहुत सारे शाखा की अगर हम बात करेंगे। ओके, तो देखो मान लो इस वाले को हमने क्या कह दिया, ब्रोंकाई। ओके, इस वाले पार्ट को हमने क्या कह दिया, ब्रोंकाई। एक अगर ब्रांच निकली, उससे होके बहुत सारे ब्रांच निकल रहे हैं तो उसे हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स लास्ट में हमें जाके क्या मिलता है, ब्रांच के लास्ट में टहनी में तो आपको क्या मिलेगा, लीफ मिलता है। तो इस लीफ को हम किससे कंसिडर कर रहे हैं, इस लीफ को हम कंसिडर कर रहे हैं एल्वियोलाई।
अब देखो होता क्या है, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्यूल tubes which finally terminate into balloon like structure which are called alveoli। क्या हुआ सबसे पहले देखो, ट्रैकिया बाइफरकेट हुआ किसमें, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई, उसके बाद क्या हुआ, रेपिटेड डिवीजन, ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल जो है उनकी एंडिंग कहां हुई है, एक बलून सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। दिस वन इज एल्वियोलाई, और यही एल्वियोलाई होता है जो कि फंक्शनल यूनिट है लंग्स का। एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। देखो एल्वियोलाई को फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्वियोलाई प्रोवाइड्स ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। एल्वियोलाई जो है ऐसा सरफेस प्रोवाइड करता है जहां एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होते हैं। हम शुरू से बातें करते आ रहे हैं कि गैसियस एक्सचेंज, बट एक्चुअल साइड क्या है, याद करो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो स्टेप मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसमें मैंने आपको बताया था वही बात। देखिए एल्वियोलाई जो होते हैं यहीं पर एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है। जो एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई के वॉल होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है किसका, ब्लड वेसल्स का। अब हम आ जाते हैं, एंडिंग हमारी होती है डायफ्राम। ये आप देख सकते हो, एक बार वापस से रिपीट कर लें, चलो मैं रिपीट कर लेती हूँ। नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, दिस वन इज एंड दिस वन इज एल्वियोलाई। ऐसे आप समझो ये जो था, ठीक है, मान लो ये क्या हुआ, दो पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हुआ, इसे हम समझ सकते हैं कि मान लो दो ब्रांच में ये डिवाइड हुआ। अब इस ब्रांच से ढेर सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, देख सकते हो आप लोग, ये आप देख सकते हो इस डायग्राम में ढेर सारी ब्रांच निकलती हैं। अब वो ब्रांच जो है एंडिंग किस पे हो रहा है, उस ब्रांच की एंडिंग हो रही है बलून सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एल्वियोलाई, जिसे हमने क्या कहा, एल्वियोलाई, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। अब देखो स्टूडेंट, ये होता है क्या, दिस वन इज डायफ्रैग्म। डायफ्रैग्म क्या है, डायफ्रैग्म एक शीट है मसल्स की, मसल्स की शीट है जो कहां पर होती है, जो लंग्स के नीचे होती है। ये क्या करती है, ये आपकी थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग कर रही है। इट सेपरेट्स थोरैसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या करते हैं, थोरैसिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी, ये इस पार्ट को इस पार्ट से अलग कर रहे हैं, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से अलग कर रहे हैं। ओके, अब देखो mechanism of breathing, it has two mechanism, inhalation and exhalation। inhalation में क्या होता है, atmosphere air is drawn in, मतलब ऑक्सीजन रिच एयर। याद रखना मैम बार बार ऑक्सीजन रिच एयर की बात कर रही हैं, ऑक्सीजन रिच एयर, एंड इन दिस प्रोसेस एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। आपके बॉडी से वो एग्जिट कर रहा है, बाहर निकल रहा है, किस तरह का एयर, फाउल एयर या CO2 रिच एयर। अब देखो ये जब प्रोसेसिंग चलती है ना इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की, तो हमारे बॉडी में, मतलब हमारे थोरैसिक कैविटी में, मतलब चेस्ट की कैविटी में, उसमें चेंजेस भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखो इनहेलेशन के टाइम में क्या होता है, आपकी थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड हो जाती है, मतलब थोरैसिक कैविटी जो होगी वो काफी एक्सपैंड होगी। जबकि एक्सहेलेशन में क्या होता है, थोरैसिक कैविटी कंट्रैक्ट होती है। इसको ऐसे समझो, सपोज हमारे घर में सपोज मान लो बहुत सारे गेस्ट आए हैं, ठीक है, अब मान लो उन सारे गेस्ट को सुलाना हो, दिस इज ओनली एग्जाम्पल, ओके। तो हम क्या करेंगे, अपने सारे मतलब फर्नीचर्स हटा देंगे और उनके लिए बेडिंग डाल देंगे, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हो आप, स्पेस बना रहे हो ना, आप स्पेस को बना रहे हो, ओके। तो क्या होता है, सेम वैसे ही इन चीजों से आप कनेक्ट कीजिए। देखो ये कोई एक प्रॉपर आपका एग्जाम्पल नहीं है, ये बस याद करने के ट्रिक होते हैं, ऐसे हम चीजों को याद कर सकते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड होती है। अब थोरैसिक कैविटी को एक्सपैंड क्यों होना है, क्योंकि एयर की एंट्री होनी है, और इस टाइम में क्या होता है, थोरैसिक कैविटी कंट्रैक्ट होती है, ओके।
आपके जो रिब्स होते हैं, रिब्स लिफ्ट अप होते हैं, इसमें क्या होगा, रिब्स डाउनवर्ड जाएंगे। डायफ्रैग्म फ्लैट शेप में होता है, डायफ्रैग्म जो आपका होगा, डायफ्रैग्म जो होता है आपका वो फ्लैट शेप में होता है। एक्सहेलेशन के टाइम में डायफ्रैग्म आपके नॉर्मल कंडीशन में आएगा। देखो अगर हम बात करेंगे डायफ्रैग्म की तो दिस वन इज नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। इनहेलेशन के टाइम में ये डॉम शेप हो जाता है, एक्सहेलेशन में ये क्या होता है, सॉरी इनहेलेशन के टाइम में ये फ्लैट शेप में हो जाते हैं और एक्सहेलेशन के टाइम में ये डॉम शेप्ड होते हैं। ओके, डॉम शेप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है स्टूडेंट। डायफ्रैग्म कैसे हो जाते हैं, डायफ्रैग्म जो होते हैं वो डॉम शेप्ड होते हैं। कब, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। उस समय क्या होता है, इनहेलेशन के टाइम में जो लंग्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है। मैंने आपको कहा था ना, देखो थोरैसिक कैविटी जब एक्सपैंड हो रही है तो वहां क्या हो रहा है, लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है और एयर की एंट्री होती है आपके लंग्स में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, इसमें क्या होगा, एयर रिलीज होगा तो वॉल्यूम जो है लंग्स का वो डिक्रीज कर जाएगा, मतलब अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा और एयर जो है वो एग्जिट कर जाता है किससे, लंग्स में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन। तो आज के क्लास में हमने पढ़ा रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, हमने इन सबका रिवीजन किया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिज्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ा।